जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ की इस बेहतरीन क्लास में। आज हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री तक के क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर पेपर आपका है 2019 का, तो जूनियर का पेपर है। आप इसको देखते हैं, इससे पहले एक 2021 का पेपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं और ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बस एक दो साल के कुछ पेपर्स करेंगे और यहीं से हमें रणनीति बनाने का अच्छा मौका मिल जाएगा। एक तरफ मैथ तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं नंबर सिस्टम से, और उसको तो चलाएंगे ही, साथ में प्रैक्टिस भी जारी रखेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके बाद आपके मॉडल क्वेश्चन को कराएंगे जो आप मार्केट्स में अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, तो ये सीरीज भी कंटिन्यू रखेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप क्या क्वेश्चन कह रहा है। पहला पहला कि एक मूलधन है और एक मूलधन साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है। मान लीजिए वो कह रहा है 1 रुपया अगर मूलधन था, 1 रुपया अगर मूलधन था तो ये 10 वर्षों में, 10 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। का मतलब 2 रुपया हो जाता है। यही तो बात हुई ना कि 1 रुपया है, 10 वर्षों में 2 रुपया हो जाता है। तो वो पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी, यहां पर आर का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन कुछ और तरीके से भी पूछा जाता है। ज्यादातर ये क्वेश्चन बनता है तब ये पूछा जाता है अगर कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना होगा तो वही मूलधन कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर दर पूछ दी गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही आप किसी भी तरह से इसको लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई ट्रिक लगाएं, बहुत सिंपल सा है। आप ये बताइए 1 रुपए से 2 रुपया हुआ है तो यहाँ पर बढ़ा कितना है, बढ़ा है 1 रुपया, और यही एक रुपया क्या कहलाएगा, यही 1 रुपया ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो एक में 1 रुपया बढ़ गया, मतलब बढ़ोतरी कितने की हुई है, 100% की। आप दोनों तरीके देख लेना, पहले ये देख लो 100% की बढ़ोतरी हुई भाई। 1 रुपया अगर 2 रुपया हुआ है तो ये कितने परसेंट बढ़ा है, 100% बढ़ गया ना। 1 से 2 हो गया तो 100% बढ़ गया। तो 100% बढ़ा है जाकर के कितने सालों में, 10 सालों में। और दर जो होती है वो कितनी साल के लिए होती है, हमेशा 1 साल के लिए होती है। जो दर होती है वो कितने साल के लिए देखी जाती है, 1 साल के लिए। तो 100% बढ़ा है 10 सालों में, तो 1 साल में कितना बड़ा होगा, 1 साल में कितना बड़ा होगा, इसका भी आप 1/10 कर दीजिए, यानी 10% के हिसाब से बड़ा होगा। ये बात क्लियर हुई। 100% बढ़ा है 10 सालों में, तो 1 साल में कितना बड़ा होगा, 10%। तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10%। चलिए हटाइए, मान लीजिए आपको ये चीज समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए ब्याज कितना मिला था, तो ब्याज मिला था उसको 1 रुपया। तो फॉर्मूला साधारण ब्याज बराबर, सबको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन में गुणे दर में गुणे समय, और इसके बटे क्या कर देते हैं हम लोग, 100 कर देते हैं। साधारण ब्याज कितना है, 1, बराबर मूलधन कितना था, हमने 1 ही माना था, गुणे दर हमसे पूछी जा रही तो दर आर ही रहने दीजिए, और समय 10 साल दिया था और पूरे के बटे 100। आप इस 10 से इसकी 0 काट देंगे तो जो दर निकल के आएगी वो ये दर इधर चली जाएगी, तो कितने परसेंट आ जाएगी, 10% आ जाएगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हो। और जो हमने आपको बताया था कि इसका क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो कैसा पूछा जाता है, वो ऐसा पूछा जाता है कि कोई धन एक एक मतलब 10 वर्षों में अगर 2 गुना होता है तो कितने वर्षों में ये 3 गुना होगा, कितने गुना होगा, 3 गुना होगा। इस तरह से ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो फिर वहां पर क्या करते हैं कि एक बड़ा है अगर 10 साल में, तो यहाँ कितने हमें बढ़ाने हैं, 3 करने के लिए कितने बढ़ाने हैं, 2, तो 2 बढ़ेगा यानी 20 सालों में। तो ये इस तरह से वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में वो ये वाला था। तो आपको कोई यहाँ टेंशन नहीं लेनी है, बस या तो आप इससे लगा दीजिए, आपको इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है, तो आई थिंक इतना छोटे लेवल का क्वेश्चन है, इसको रिपीट करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी गोले की त्रिज्या जो है वो 50% बढ़ा दी जाए। देखिए हमने पिछला भी जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक सेकंड के लिए कोई आयत देते हैं और इसकी लंबाई में कहते हैं 20% की वृद्धि करो, वृद्धि मतलब प्लस, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि करो, तो बताइए इसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, या इसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता होता है कि किसी भी आयत की जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई और में गुणे चौड़ाई। तब ये यहाँ पर फार्मूला लगता है, जो फार्मूला लगता है वो लगता है m प्लस एन प्लस एम एन अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगता है पहली वृद्धि में धन दूसरी वृद्धि, दोनों वृद्धियों प्लस दोनों वृद्धियों का गुणनफल बटे 100।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज जैसी बात है, कंपाउंडेड है। कैसी है? कंपाउंडेड है। पहले 100 मानते हैं, अगर किसी चीज को कोई क्षेत्रफल 100 है तो 120 बढ़ा है तो कितना कर देंगे? 120 कर देंगे। फिर और 10 बढ़ा देंगे तो 10% इसका बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। तो जो ओवरऑल वृद्धि हो जाएगी वो कितने परसेंट की हो जाएगी? 32% की हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से है। और वैसे आप लगा के देख लीजिए, 20, 10, 30 और 20 और 30 का गुणा करेंगे और बटे 100 करेंगे तो कितना मान आएगा? 3 आएगा। कहाँ गया? 20 और 10 का गुणा करेंगे तो 2 मान आया। तो 20, 10, 30 और 2 32। तो यही ओवरऑल वृद्धि कितनी है? 32। तो ऐसे सवाल आते हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज किसी चीज में कितनी बार है ये मैटर करता है। तो जब भी क्षेत्रफल की बात आती है तो क्षेत्रफल में हमेशा दो राशियां होती हैं या दो आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? दो आयाम होते हैं। और अगर आयतन की बात करें, ये क्षेत्रफल की बात है, और अगर आयतन की बात हो तो उसमें कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं। वहां पर 3 आयाम होते हैं तो उसके निकालने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम 3D फिगर या 2D फिगर्स पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको बताते हैं। क्या क्वेश्चन है? बहुत आराम से पढ़िए, कतई जल्दबाजी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम टाइम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, तो आप भी टाइम यहाँ पर दीजिए। कोई भागने की जरूरत तो है नहीं ना कि 10 दिन बाद एग्जाम है तो हमें बहुत जल्दी जल्दी से चीजें देखनी हो। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उस पर समय आपको भी देना चाहिए। ठीक है, और ये चीज हम आपको अपने अनुभव से भी बता रहे हैं कि चीजें ऐसे ही की जाती हैं जब अच्छी होती है। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो तो गोले की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है? 50% की वृद्धि की जा रही है। तो उसके पार्श्व क्षेत्रफल में, अब देखिए बात किसकी आई है? क्षेत्रफल। अगर ये इसके आयतन की बात करते अगर ये इसके आयतन की बात करते तो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है जाके 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन पार्श्व क्षेत्रफल की बात कर रहे हो, पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी गोले का पार्श्व क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है किसी भी गोले का पार्श्व क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिए यहां पर जो आर है, जो 3 बार मैटर कर रही थी, वो क्षेत्रफल में कितनी बार मैटर कर रही है? 2 बार मैटर कर रही है। यानी ये जो वृद्धि है ये भी कितनी बार मैटर करेगी? 2 बार मैटर करेगी। तब हम कह सकते हैं कि हमारे लिए तो m बराबर भी 50 हुआ और n बराबर भी कितना हुआ? 50। अब वही फॉर्मूला लगा दीजिए, m प्लस n प्लस mn अपॉन 100। ठीक है, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 में गुणे 50 और बटे 100। 0 से 0 कट जाएंगी और यहाँ कितना आ जाएगा? 50 50 100 55 25 यानी 125%। तो जो उसके पार्श्व क्षेत्रफल में वृद्धि होगी जाके वो कितनी हो जाएगी? 125% हो जाएगी। ठीक है, या तो इसको आप ऐसे लगा लीजिए या फिर आप 100 मान के पहली वृद्धि करा दीजिए 50% की तो 150 हो जाएगा। फिर इस पे 50% की वृद्धि करा दीजिए तो 15×5 = 75 यानी 225 हो जाएगा। तब आप यहां से यहां देख लीजिए कितने परसेंट की टोटल वृद्धि हुई है? 125% की वृद्धि हुई है। इस तरह से भी इसको आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अगर आयतन होता तो फिर आप 3 बार इसको करना पड़ता। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्या क्वेश्चन है। कह रहा है सवाल, देखिए 2D 3D से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा जब आप जूनियर की मैथ पढ़ते हैं तो वहां पर अरिथमेटिक थोड़ी सी कम हो जाती है और आपकी जो एडवांस मैथ है वो बढ़ जाती है। 2D 3D बढ़ जाता है, आपकी अलजेब्रा बढ़ जाती है और इसके अलावा आपकी वहां पर ट्रिग्नोमेट्री इवन पूछी जाती है। तो ये चीजें भी पूछी जाती है। देखिए क्या कह रहा है, एक सवाल क्या है, एक बेलन है, सिलेंडर है और एक अर्धगोला है ना, हेमिस्फेयर है तथा एक शंकु है, कोण है, जिनकी आधार और ऊंचाई एक समान है। जो ये कुछ कहना चाह रहा है वो कुछ इस तरह से होगा। एक इस तरह से आप बना सकते हो, क्या? एक इस तरह से आप बेलन बना दीजिए और इस तरह से एक अर्धगोला बना दीजिए, मतलब इस तरह से आप अर्धगोला बना दीजिए और इस तरह से कोण बना दीजिए जिसे हम शंकु कहते हैं। इस तरह से कोण बना दीजिए और ये इसकी हम कह सकते हैं कि ये इसकी इस तरह से हो जाएगी और इसकी ये आर यहाँ पर हो जाएगी और ये इसके लिए ये ऊंचाई हो जाएगी और ये इसकी आर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं, जिनकी आधार और ऊंचाई एक समान है। आधार और ऊंचाई का मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? आधार का मतलब आर जो है, मतलब ये टोटल 2r होगी, मतलब टोटल ये कितना होगा, हम 2r मान के चल रहे हैं
तो इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, यानी ये r हो जाएगी। इसकी भी त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी r, और इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी r। जब 2r है आधार तो r त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, अगर व्यास उसका मान के चलें। चलिए, और ऊंचाई बराबर है तो ये भी h है और ये भी कितना है, h है, और ये भी क्या है, h है। अब एक बात बताइए, जब आधार और ऊंचाई, देखिए क्या कह रहा है, जिनकी आधार और ऊंचाई एक समान है तो यहां पर मतलब क्या निकलता है, h इज इक्वल टू आर। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अगर r जितना है उतनी ऊंचाई है तो जितनी r है उतनी ऊंचाई, तो h इज इक्वल टू आर है। तो अगर r बराबर हम 1 माने तो h बराबर भी क्या है, 1 हो जाएगा। r बराबर 1 माने तो h बराबर भी 1 और 1, और इसका मान भी 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो बताइए, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वक्र पृष्ठ, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, ये जो आकृतियां दी गई 3D फिगर्स दिए गए हैं, इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है। वक्र पृष्ठ होता क्या है, जो घुमा, जो ये है, ये होता है वक्र। ये संपूर्ण पृष्ठ का नहीं पूछ रहे, वक्र पृष्ठ का पूछ रहे हैं। तो वक्र पृष्ठ का हो जाएगा जाके, वक्र पृष्ठ का हो जाएगा जाके जो ये चारों तरफ घुमावदार है, कर्व है, जो कर्व है, कर्वेकर, उसका हमसे आयतन, उसके क्षेत्रफल को का अनुपात पूछ रहे हैं। तो बताइए क्या होता है, किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। देखिए ये तो फॉर्मूले आपको कुछ याद ही करने पड़ेंगे, 2 पाई आर एच, और इसका अनुपात किसके साथ चाहिए, एक अर्धगोले के साथ। किसी भी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। किसी भी गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और किसी भी शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल, एल दैट इज तिरछी ऊंचाई, तो ये एल होती है। अगर h बराबर 1 है, r बराबर 1 है, तो l बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। इसमें बताने की जरूरत है नहीं, है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दोनों जोड़ के वर्गमूल ले लेंगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इधर देखिए जाके, अब हम क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं, 2 पाई हर जगह कट जाएगा, तो इसका मान भी 1 लगाएंगे, आर का मान भी 1 लगाएंगे, पाई तो कांस्टेंट है ही, कट जाएगा। पाई कांस्टेंट है, कट जाएगा। आर का 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रहेगा। पाई कट जाएगा, आर का 1 लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ 2 रखना है, यहाँ पर भी क्या रखना है, यहाँ 2 रखना है, और यहाँ कितना रखना है, देखो एल का मान रखना है। एल का मान कितना था, √2 था, √2 था। तो अब इसको हम क्या ही कर सकते हैं, इस तरह का कोई है, इस फॉर्म में कोई दिया है, √2 1, अच्छा क्षेत्रफल हो गए। इसमें किसका किसके साथ पूछ रहा था, एक सेकेंड, बेलन था, अर्धगोला और शंकु, सही है, बेलन, अर्धगोला, शंकु। तो ये सही निकल रहा है, इसमें क्या ही दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड जरा, लेट मी थिंक। इसको और थोड़ा सिंपल इन्होंने किया, ठीक है, ये वाला आएगा, देख लीजिए ये कैसे आ जाएगा, √2 का भाग लगा दिया है इन्होंने, तो इसमें 2 में √2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, बटे √2 करेंगे तो √2 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा, यहाँ पर भी √2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जाके, 2 हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सॉरी 1 हो जाएगा जाके, है ना। तो √2 अनुपात 1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया, कोई मैटर नहीं करता, हमें मैटर करता है कि हमारा क्वेश्चन कैसे लगेगा, ठीक है। ये 2 पाई आर एस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग इतना है, वर्तमान आयु है x + y बराबर 68 है, वर्ष 8 वर्ष पूर्व यानी पहले उनकी आयु का अनुपात 12:1 था। अगर हम 8 वर्ष पहले जाएं, 8 वर्ष पहले जाएं तो उनकी जो आयु का अनुपात था वो कितना था, 12:1 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अगर आज ये वर्तमान में है, ये कब है, ये है वर्तमान में, और 8 वर्ष पूर्व जब हम जाएंगे तो मतलब 8 साल x की भी कम होगी और 8 साल y की भी कम होगी। तो हमें यहाँ पर दोनों की एज में कितने कमी करनी पड़ेगी, 8 दूनी 16 की कमी करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा जाके, 8 दूनी 16 जब हम घटाएंगे तो ये 52 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 8 साल जो पहले है तो दोनों की उम्र का जो योग रहा होगा वो कितने साल रहा होगा, 52 साल रहा होगा। और जब उनका अनुपात कितना था, 12:13। तो 52 को 12:13 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 48
और अनुपात 4, ठीक है ना। 13 चौको 52 और 5 चौक 48 और 4, ये कौन सा आया, ये आया है 8 साल पहले का। और क्या पूछ रहा है, 4 साल बाद, 4 साल बाद। अब बताइए 4 साल बाद के लिए हम इसमें कितना कितना जोड़ें, एक तो 8 साल पहले ये माइनस वाला पूरा करें और प्लस 4 साल और, यानी 12 जोड़ें। तो इसमें भी आप 12 जोड़िए और इसमें भी आप 12 जोड़िए। जब इसमें 12 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात बनेगा जाके वो 15:4 बनेगा। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई, 15:4, है ना। क्यों नहीं समझ में आनी चाहिए भाई, ये वर्तमान योग था, 8 साल पहले का करेंगे तो अनुपात दिया है, योग तो दिया नहीं, तो योग तो यहां से हम निकाल ही सकते हैं। 16 साल कम कर दो 8 साल दोनों की, तो कितना हो जाएगा 52। अब 52 को आप 12:1 में बांट दो तो कितना हो जाएगा 48:4। अब वो अनुपात पूछ कब कर रहा है, वर्तमान से 4 साल आगे का, मतलब फ्यूचर का 4 साल और आगे का पूछ रहा है। तो 4 साल ये और प्लस 8 साल पहले का जो अनुपात था, तो उसमें ये निकल आया था, 8 साल पहले की उम्र निकल आई थी। तो इसमें आप 8 4 12 जोड़ दीजिए दोनों में, तो ये 15:4 निकल। एक तो तरीका, दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन। कैसा बाई ऑप्शन, एक बात बताइए, 68 था यहाँ पर, 68 में अगर 68 था, अंदाजा लगा लीजिए, ये वर्तमान था, कैसा था, वर्तमान। अब इसमें कितना जुड़ा होगा, वर्तमान से 4 साल आगे का पूछ रहे हैं ना, तो 8 और जुड़ा होगा। कितना जुड़ा होगा, 8 और जुड़ा होगा। तो जब 8 जुड़ेगा इसमें दोनों की एज में, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 और 6 1 7, 76 साल हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा जो भी अनुपात जिसका योग 76 साल हो रहा हो, वही हमारा उत्तर होगा, है ना, वही तो होगा। तो देखिए 12 3 15 नहीं हो रहा है, 14 और 3 17 नहीं हो रहा है, 17 से मतलब ये कट नहीं रहा है, पूर्णता विभाजित होना चाहिए ना, विभाजित होना चाहिए। और 15 4 19 और 19 चौको 76, यानी इससे ये विभाजित हो रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से भी आप लगा सकते हो, आपको ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीजें हो तभी पाती हैं जब आप थोड़ा सा पढ़ने लगते हो, चीजों को प्रैक्टिस में करने लगते हो। भाई ऐसे मैथ में 30 आउट ऑफ 30 नहीं आ पाएंगे जब तक कि आप उसमें जुटोगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है ए बी एक वृत्त का व्यास है। देखिए फिर से 2D का क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास, कोई वृत्त है और उसका व्यास क्या है, ए बी है, उसका व्यास है ए बी उस वृत्त का व्यास है, और ए बी सी डी उसके भीतर का एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए बी और यहां पर कहीं सी मान लीजिए, यहां पर कहीं डी मान लीजिए, सपोज करो यही है, और ए बी सी डी, ठीक है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हमने आपको बताया भी था कि ऐसा चतुर्भुज होता है जो किसी वृत्त के अंदर होता है, उसके चारों कोने वृत्त की परिधि को छू रहे होते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के लिए एक हमने आपको बात भी बताई थी कि इसके जो अंतः कोण होते हैं, जो आमने सामने के कोण होते हैं, इनका जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ए और सी का योगफल भी 180 होगा और डी और बी का भी योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। फिलहाल ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन इसको हटा दो। क्या हो गया, तो दोबारा ही बनाना पड़ेगा भाई। ए बी और इस तरह से हमने बनाया था एक चक्रीय चतुर्भुज, इस तरह से सी और डी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आगे। एबीसीडी चतुर्भुज यानी ए और डी बराबर, ए सी डी बराबर 40 डिग्री हो, कुछ इस तरह से अगर हमने सही ड्रॉ किए हैं। ये जो है ये कितना है, 40 डिग्री है। ए सी डी बराबर 40 डिग्री हो तो बी ए डी का मान क्या होगा, तो बी ए और डी, यानी हमसे जो पूछ रहा है वो ये वाला पूछ रहा है, बी ए डी इस पूरे को पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। देखिए आपको एक और थ्योरम बता दें, अगर कोई इस तरह से वृत्त है, उसमें ये उसकी क्या है, ये उसका व्यास है, अगर ये उसका व्यास है, नाम नहीं देते हैं, और कहीं भी आप इस तरह से आप रेखा ड्रॉ करते हैं, मतलब उसके परिधि को छूते हैं, तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। इसका नाम होता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। तब देखिए ये अगर उसका व्यास था, उन्होंने पहले बता दिया था ये व्यास है, तब इस व्यास पे ये जो कोण बनेगा, ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब देखिए 9 और 4 13, तो ये जो पूरा कोण हो जाएगा ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 130 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 130 होगा, तो हमने बताया था कि आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है चक्रीय चतुर्भुज में, वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 130 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50, ये वाला, और 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है।
चलिए BAD का माफ होगा, BAD का माफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 14 दिया है। तो हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स फॉर्म में बना लीजिए। भाई यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, इससे तो इसका रिलेशन कुछ बन नहीं सकता है। इसका रिलेशन किससे बनेगा, अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान पता चल जाए तो उसका हम क्यूब कर देंगे और ये मान निकल आएगा, है ना, क्यूब में दिया गया है और यहाँ पर क्यूब में है नहीं, तब हम इसको नीचे ले आए, इनकी घातों को तोड़ें। तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो वर्गमूल लेने के लिए देखिए यहाँ पर पूरा कुछ ऐसा है नहीं जो वर्गमूल लेने, थोड़ी देर के लिए इसको दूर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वैसे x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। देखिए अगर यहाँ भी हम 2 जोड़ दें और यहाँ पर भी 2 जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, दोनों तरफ हमने 2 जोड़ दिया, ये ऐसे ही लगाया जाता है। यहाँ पर भी 2 जोड़ दें, यहाँ पर भी 2 जोड़ दें तो यहाँ 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 जोड़ने का मतलब क्या है, अगर हम इसको करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर आप वर्ग करें तो क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स की घात 4 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स की घात 1/x की घात 4 प्लस 2ab, 2a का मतलब एक्स स्क्वायर और v का मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है, तब हमें मिलेगा क्या, एक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 और प्लस 2। और देखिए यही चीज यहाँ पर लिखी है, एक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 प्लस 2, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और की पूरी क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और इधर क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं 16। अब वर्गमूल लेने पर, लिखना नहीं चाहिए फिर भी लिख दे रहे हैं, वर्गमूल लेने पर, क्योंकि ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो वर्गमूल लेंगे, इधर का ही कट जाएगा और इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए फिर भी हमें क्या नहीं मिला, हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स अभी तक नहीं मिला है, फिर से यही चीज हम दोबारा करेंगे। जब यही चीज आप दोबारा करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 को जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 को जोड़ना पड़ेगा। इसका वर्गमूल जब आप लोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, यही आ जाएगा, इसका वर्ग आ जाएगा जैसा यहाँ मिला था। और बराबर इधर क्या आ जाएगा, 4 2 6 और 6 का वर्गमूल होता नहीं तो रूट 6 लिख दो। अब हमें मिल गया x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान जो हमें चाहिए था काय के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। अब हम उधर को सॉल्व कर लेते हैं आराम से। क्या क्या हो जाएगा, इसका घन करने पर, इसका क्या करने पर, इसका घन करने पर, तो करिए, इसका जब क्यूब करेंगे, इसका जब क्यूब करेंगे तब क्या इधर मिलेगा बताइए, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ab मतलब यही रहेगा, ab की जगह यही है, प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी रूट 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रूट 6, बंद कर दीजिए। और बराबर वही तो हमें पता ही करना है, इधर आ जाइए, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स क्यूब, हाँ बराबर ये चल रहा था, सॉरी बराबर ये चल रहा था, कितना, रूट 6 का हमने घन किया है तो कितना आ जाएगा, 6 रूट 6। ये एक चीज क्लियर है ना, रूट 6 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो एक बार रूट 6 मिलके 6 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक्स क्यूब और प्लस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस, अब इधर देखिए ये कट गया, ये 3 रूट 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 रूट 6 और बराबर उधर क्या था, 6 रूट 6। अब हमें मान कितने का चाहिए, देखिए इतने का तो पूछ रहा है ऊपर, तो यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर ये उधर माइनस में हो जाएगा जाके, तो 6 रूट 6 में 3 रूट 6 घटेगा तो मान कितना आ जाएगा, 3 रूट 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा 3 रूट 6, 3 रूट 6। अब देखिए यहाँ पर ABCD दिया है तो आपको बहुत ज्यादा फिर अगर डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर जिस जिस चीज का मान 3 रूट 6 हो रहा है, जैसे 18 बटे रूट 6 है, देखिए कितना घुमा के पूछ रहे हैं, रूट 6 है ये 6 हो जाएगा और 6 से काटेंगे तो 6 3 18, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 3 रूट 6, यानी ये भी 3 रूट 6 है, ये भी कितना है, 9 बटे 9, सॉरी ये 9 बटे नहीं है शायद, 9 है गुणे में और रूट 2 बटे रूट
3 है, इसमें भी √3 ऊपर करेंगे और √3 नीचे करेंगे, तो 3 3 3 मतलब √3 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, तो 3 रूट और 6 हो जाएगा। देखिए ये 2 3 6, तो यानी कि ए बी सी ये तीनों ऑप्शन जहां पर होंगे ए बी सी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो समझ लीजिए आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सोच रहे हैं कि बहुत सिंपल सा मैथ आएगा, बहुत इजी सा आएगा, हम उसको कर लेंगे, मैथ तो हो ही जाएगी, हमारा तो बीएससी मैथ से था, हमारा तो एमएससी मैथ से था। तो बॉस यहाँ पर बीएससी मैथ का कोई काम चलता नहीं है, ये एक कंपटीशन एग्जाम है जहां पर आपको मैथ को अलग लेवल से सोचना पड़ता है ना। तो इसलिए हम तो आपसे कहेंगे कि आप ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, बुक्स लीजिए और क्लासेस भी करिए, क्योंकि बुक्स में बहुत चीजें टफ होती हैं। आप प्रीवियस पेपर की भी बुक्स लाएंगे तो वहां पर जैसा हम लगवा रहे हैं ऐसे नहीं लगे मिलेंगे आपको, वहां पर इस तरह से नहीं समझ पाओगे आप। तो चलिए देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या के अर्थमेटिक तो सभी कर ले जाते हैं, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, पहले तो 75% होता क्या है, 75% होता है 4/5। भाई 75 बटे आप कितना करोगे, 100 करोगे, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 25 75 25 से कुछ, सॉरी कितना होता है 3/4। हम ही हॉल फॉल में क्या करके 4/5, 3/4। 75% क्या जोड़ा जाए, 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात करो। अब देखो वो ये कह रहा है, क्वेश्चन को देखो, कह रहा है यदि किसी संख्या के 75% में, तो यहां पर 3/4 में ये क्या हो जाएगी संख्या, ये हो जाएगी संख्या, और 3 क्या हो जाएगा 75%, इसी 4 का क्या हो जाएगा 75%। अब वो कह क्या रहा है, यदि किसी संख्या के 75% में, यदि किसी संख्या के 4 संख्या थी, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 4 में हम क्या जोड़ें, सॉरी, यदि किसी 3 में हम क्या जोड़ें कि वही संख्या यानी 4 प्राप्त हो जाए, तो आप बोलो एक जोड़ दो, तो एक जोड़ने का मतलब इनके लिए 75 जोड़ने के बराबर है, तो फिर वही संख्या हमें चाहिए ना, वह संख्या क्या होगी, तो 4 बराबर क्या होगा 75 में गुणे 4, तो ये कितना हो जाएगा जाके 300, कितना हो जाएगा 300, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर से इसको एक सेकंड के लिए देख लीजिए, हम इसको भिन्न बना के आपको बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि सिंपल है, वरना माना संख्या x है, तब x में यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, तो x का 75% क्या हो जाएगा जाके 3x/4 में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। फिर आपको ऐसे इसको लगाना पड़ेगा, है ना, जब ऐसे लगाओगे तब x का मान वहां पर निकलेगा। लेकिन हम आपको भिन्न के रूप में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी लगभग 75% प्रॉब्लम, यहाँ 75 हम भी बोल रहे हैं, लगभग 70% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी मैथ की एक्स वाली जो मानने वाली होती है, जब आप इस तरह से लगाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक सेकंड के लिए फिर से देख लो, आपको कुछ नहीं करना। 75% बराबर क्या होता है 25 3 75, 25 से कुछ 3/4 होता है, ये हमें पता है। मतलब अगर संख्या 70% कितना होगा, ये संख्या, और अब जैसा उसने कहा यदि किसी संख्या के 75% में, तो संख्या क्या थी 3, 75% में 75 जोड़कर 75 जोड़ें तो वही संख्या मिल जाती है। फिलहाल 75 हम बाद में जोड़ेंगे, क्या जोड़ दें, एक जोड़ दें कि वही संख्या यानी 4 मिल जाए, वही संख्या। तो हमने जब एक जोड़ा तो 4 मिल गया, लेकिन वो एक का मान एक नहीं बता रहे हैं 75 बता रहे हैं, तो एक का मान जब 75 के बराबर है तो वह संख्या यानी 4 बराबर क्या होगा, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 300, ठीक है ना। तो जैसे भी आप लगाना चाहो, इट्स योर ओन चॉइस। देखिए नेक्स्ट, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल है ना 6x, अब ऐसे तो आप लगाओगे तो बहुत ही, सॉरी 6x क्या है 6723। यदि कह रहा है ये दो सतत, सतत मतलब साथ साथ की दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है, ये वैसे तो दो सतत विषम संख्या आप क्या मानोगे, एक को x मानोगे और एक को x+2 मानोगे, भाई यही दो विषम संख्याएं होंगी, x+2 मानोगे। तो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा, ये कह रहा है। दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा, वो ये पूछ रहा है। देखिए हमें नहीं पता कि इन दो संख्याओं का गुणनफल ये है, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं कि वो ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो हमें छोटी संख्या यानी पूर्ण वर्ग होगी। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या है वो कैसी होगी, पूर्ण वर्ग होगी, तभी तो उसका वर्गमूल निकलेगा, पूर्ण वर्ग होगी। तब हम देख लेते हैं, इसमें ऐसी दो संख्याएं हैं, इसमें ऑब्वियसली कितनी संख्या है, a में गुणे b, दो संख्याएं हैं। तो
यहां पर ऐसी कोई संख्या पता करो जो पूर्ण वर्ग हो। तो इसके पास की कोई संख्या पता करते हैं हम लोग। तो क्या पता करते हैं, इसका वर्गमूल लेते। अच्छा हाँ, एक चीज और देख लो कि दो संख्याओं का गुणा हुआ होगा, वो भी तो संख्या पास पास की होंगी। माना कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, माना कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल है और वो संख्याएं तो पास पास की है ना, दो सतत विषम संख्याएं हैं, जैसे कि 2 और 5, ऐसी इस तरह से। तो सॉरी, विषम मतलब 3 और 5 इस तरह की। तो तो इसका अगर हम वर्गमूल ले लें तो लमसम उसी संख्या के पास पहुंच जाएंगे। देखिए 23 वैसे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 3 आता है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, संख्या पद्धति की वो बातें बाद में करेंगे। और वर्गमूल क्या होगा, तो इसका देखिए किसके पास होता है, 8 के पास होता है। 8 अट्ठे 64, कम बना रहे ज्यादा ना हो, 8 अट्ठे 64, यानी पूर्ण वर्ग में एक संख्या यहां मिलती है 8 के बाद 81। तो क्या 81 और अगली क्योंकि छोटी है, और अगली 81 बाद क्या होगी 83, क्या 81 और 83 का गुणनफल होता है? हाँ होता है, हाँ होता है। तब फिर 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसको इसी तरह से ऐसे लगाएंगे तो आसानी रहेगी, अदरवाइज फिर थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल क्या कह रहे हैं, m इंटू एम प्लस टू एम प्लस फोर हमेशा विभाजित होगा। तो आप रख दो ना m की जगह, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो m का मान अगर 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 और 2, यहाँ पर 1 प्लस 2 और यहाँ पर 1 प्लस 4। तो देखिए जरा क्या आएगा, 1 2 1 3 में गुणे 4 1 5, यानी कि कितना आ जाएगा 15। तो 15, तो ये 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है। आंसर यहाँ पर 3 भी है, 5 भी है। फिर m बराबर 2 रख के देख लो, एक बार 2 रख के देख लेते हैं। जब m बराबर, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 और इंटू 2 प्लस 4। अब देखते हैं इसको जरा, 2 2 4 दूनी 8 में गुणे 4 2 6 6, तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगी। किससे डिवाइड होगी, 3 से। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है, 3 होगा। तो यहां पर कोई भी प्राकृतिक संख्या जब हम लगाएंगे तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के 15% लाभ और 15% हानि, अगर मान लीजिए 100 रुपए की थी, तो हानि के साथ वो कितने की 15% मतलब 85%, और लाभ के साथ 15% मतलब 115%। फिर से देखिए क्वेश्चन को, यदि किसी वस्तु के 15% लाभ और 15% हानि का अंतर, अब वो पूछ रहा है इसका जो अंतर, वही बता रहा है इसका जो अंतर है वो 450 रुपया। जरा यहाँ अंतर देखना, 85 और 115 के बीच 15 दूनी 30 का अंतर है। तो 30 बराबर वो रुपए में दे रहा है कितना, 450। तो हमसे पूछ रहा है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100 वाला पूछ रहा है। तो जब किसी चीज का 30 का मान अगर 450 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, है ना। काटिए इसको, 0 से 0 कट गया और 3 ही 15 बार जाएगा और 100 का मान 1500। तो हमारा जो आंसर होगा, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 15 3 45, 1500 ही आएगा, फिर क्या दिक्कत आ रही है इसमें। यदि किसी वस्तु के 15% लाभ और 15% हानि का अंतर जो है वो 450 रुपए है, तो 15 दूनी 30, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 30 है तो 30 बराबर 450, 0 और 15 तिया 45, तो 100 और 1500 नहीं, ये 1500 ही होगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला है, देखिए कितना अच्छा दिया, इसको आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना है। जब आरोही अवरोही में पढ़ा रहे थे तब कह रहे थे ना ऐसा नहीं आएगा बहुत, तब आपको पावर में आरोही अवरोही निकालने होंगे, भिन्न में संख्याएं आएंगी उनका आरोही अवरोही निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, 2 की घात 50 है। अब अगर हम 5 को 20 बार गुणा करेंगे तब तो हम थक ही जाएंगे ना, करते ही रहेंगे और यही क्वेश्चन करके परीक्षा से लौट आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, 2 की घात 5 की पावर को 10 को हम अलग कर लेते हैं, 3 की घात 4 और 10 अलग कर लेते हैं, सबका जो कॉमन था वो हमने अलग कर दिया। 4 की घात 3 और की पावर 10 अलग कर लेते हैं, और इधर क्या है 5 की पावर 2 और की पावर 10 अलग कर लेते हैं, है ना। तो हमने 10 10 सभी में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है। अब देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 की घात 10। यहाँ देखिए 3 3 तिरका 9 तिया 27 थियो 81, 81 की पावर 10। यहाँ कितना बन रहा है, 4 चकू 16 चकू 64 की पावर 10। यहाँ कितना बन रहा है, 25 25 की पावर 10। अब आपको बड़ा छोटा सब दिखने लगा होगा कि कौन सी बड़ी संख्या है, 81 की पावर 10, यानी यही सबसे बड़ी संख्या है सेकेंड नंबर की, ये वाली 3 की पावर 40 वाली। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए, चलिए लाइट चली गई थी, देखिए इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से, देखिए कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमने मान लिया कि समद्विबाहु है, ये भुजा इसके बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें जो कोण एबीसी है, कोण ए बी और सी है, ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का कोण है। तब त्रिभुज एबीसी के बारे में कौन सी बात है जो सत्य है, ठीक है, कौन सी बात कथन है सत्य है। देखिए यहां पर ये कर्ण बनेगा जाके, वो तो ऑब्वियसली बनेगा, है ना, समकोण है तो ये कर्ण बनेगा, सामने की भुजा 90 डिग्री के। कर्ण का वर्ग होता क्या है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग, धन किसका वर्ग, लंब का वर्ग, यही तो होता है कर्ण का वर्ग। तो अगर आधार और लंब एक ही है तो हम कह सकते हैं इनको आप एक ही मान लो, तो ये इस तरह से आप हो जाएगा कि इन दोनों को आप ये भाई ये और ये, तो ये अगर ये एक्स है ये एक्स है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये इस तरह से हो जाएगा भाई, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या सही रहेगा, देखिए डी ऑप्शन सही रहेगा, ए सी का वर्ग कर्ण का वर्ग, इसका ए बी का वर्ग और धन बी सी का वर्ग, यही इसका उत्तर होगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आधा लग चुका था बट वही है कि लाइट चली गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःव्रत, देखिए कोई त्रिभुज है एबीसी, कोई त्रिभुज है ए बी सी के अंतःव्रत, और अंतःव्रत का केंद्र क्या बनेगा, कुछ इस तरह से इसके अंदर हम अंतःव्रत बना सकते हैं। अंतःव्रत का व्रत का जो केंद्र है ओ और कोण बीओसी बराबर 110 डिग्री, ये है ओ, और जो बीओसी बनेगा क्या बनेगा, बीओसी ये जो है ये कितने डिग्री का है, ये 110 डिग्री का है। तो बीएसी यानी इस कोण का मान क्या होगा, बीएसी इस कोण का मान क्या होगा। देखिए इसके लिए जो रूल होता है वो ये होता है, कोण बीओसी यानी केंद्र पर बना कोण 90 प्लस होता है कोण a/2, किसके होता है 90 प्लस कोण a/2, ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। अंतःव्रत के सेंस में ही होता है, कब होता है, अंतःव्रत की कंडीशन जब हो तभी ये होता है। कोण बीओसी यानी केंद्र पर बना कोण, और जो ये बना होता है ना ऊपर कोण ए, तो 90 प्लस कोण a/2 किया जाता है। तो जब बीओसी का मान आप कितना लगाओगे 110 लगाओगे, 90 इधर माइनस करोगे जाके, तो उसको बराबर कह सकते हो कि a/2 है। ये कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20, और तो a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 20 दूना 40, यानी 40 डिग्री इस कोण का मान हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी बातें बन पाएगी। नेक्स्ट देखिए, अभी बार बार आएंगे क्वेश्चन जो लग चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, 9/3 की पावर 3 है, सॉरी 9/7 की पावर 3 में गुणे 49/81 की पावर 2x-6 बराबर ये दिया है। तो हम इसमें क्या कर लें कि x का मान निकल आए। आप एक तरफ की वैल्यू जो पावर से दूसरी तरफ की पावर के बराबर कर लीजिए, तभी इसका मान आ पाएगा। तो सबसे पहले इसको बदल लेते हैं, तो 9/7 जो लिखा है इसको 7/9 करिए, 7/9 करिए, और यहाँ पर बस ये जो घात है उसको आप माइनस में कर दीजिए। माइनस में क्यों कर दिया, क्योंकि हमने आधार को जो हर था उसको अंश बना दिया, अंश को हर बना दिया, तो हम घात के चिन्ह को बदल सकते हैं, इसको माइनस कर दीजिए, 7/9 माइनस गुणे। अब इसको देखिए 7/9 लिखिए, 7/9 लिखिए। अब इस पे आपने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर 9×81 और 7×7 = 49, तो स्क्वायर यानी इसमें भी आप कितने का गुणा कर देंगे, यही जो स्क्वायर निकाला है उसको ऊपर गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4x - 12, और बराबर इतना इस तरफ जो है उसको एज इट इज रहने दीजिए, बराबर 9। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ गुणे में घातें जुड़ती हैं, गुणे में घातें क्या होती हैं, अगर बेस समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि 7/9, और इसको आप जोड़ दीजिए आपस में, तो कितना हो जाएगा 4x और माइनस के 15 हो जाएंगे, बराबर 7/9 की पावर 9। देखिए फिर से देखिए, दोनों के बेस समान है तो आप घातों की तुलना कर सकते हो, और घातों की तुलना जब करेंगे तो ऊपर की घात कितनी है इधर 4x - 15 बराबर इधर 9 के हो जाएगी, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना।
15 24, 24 4 छंग 24, x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा। बाकी अगर ये चीजें आपको समझ नहीं आ रही हैं कि कैसे पावर ऊपर नीचे हो जाता है और कहाँ से जुड़ जाती है कहाँ घट जाती है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब हम लोग घातांक वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें बहुत अच्छे से आपको बताई जाएंगी। अभी उतना बेसिक यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, उसके पीछे कई रीजन है। 30 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग, कितना भाग है 4/5वां भाग जो है, 4/5वां भाग जो है वो m मिनट में तय करता है। कितने मिनट में तय करता है, m मिनट में तय करता है। तब उसी चाल से वह उस पूर्ण पथ की परिक्रमा करने में कितना समय लेगा। तो बच्चों वाला सवाल है, 4/5वां भाग जब m मिनट में करता है तो देखिए इस बात का मतलब है, हम आपसे कहें कि हम 1/2 रोटी खाते हैं 1 मिनट में, तो पूरी रोटी कब खाएंगे, तो भाई एक खाते हैं 1 मिनट में तो 2 खाएंगे 2 मिनट में, यही तो मतलब हुआ इसका। आधी रोटी खाते हैं 1 मिनट में तो पूरी रोटी 2 मिनट में खाएंगे। तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि 4 काम होता है अगर m मिनट में, 4 काम होता है अगर m मिनट में, तो एक काम होगा m/4 मिनट में, तो 5 काम होगा गुणे 5, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 5m/4। 5m/4 उसको टाइम लगेगा, ठीक है, 5m/4 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से वही रिपीट होने लगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो निम्नलिखित में से क्या सही है। एक मूल दूसरे मूल का क्या हो, व्युत्क्रम हो। तो मान लीजिए अल्फा बराबर, आप मान के चलिए अल्फा बराबर अगर m है तो बीटा बराबर क्या मानते हैं 1/m। एक मूल दूसरे मूल का क्या है, व्युत्क्रम है। तो अगर अल्फा का मान m है तो बीटा का मान कितना है 1/m है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण में मूलों का गुणनफल और योगफल क्या होता है। मान लीजिए मूलों का गुणनफल निकालना हो तो मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। ये आइडियल, वैसे भी ऊपर आइडियल ही लिखा है इक्वेशन। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a और मूलों का योगफल क्या होता है -b/a। क्या होता है मूलों का योगफल जो होता है -b/a। फिलहाल यहां से देखते हैं मूलों का गुणनफल। अब यहां आप देखिए मूलों का गुणनफल करेंगे m और एक मूल क्या था 1/m, व्युत्क्रम है ना, तो 1/m हो जाएगा बराबर c का मान c ही है और a का मान a ही है। a का मान देखिए ये c का मान होता है, ये a का मान होता है और ये b का मान होता है, ठीक है। तो चलिए यहां से m से m कट जाएगा तो हमें यहां मिलेगा c बराबर a और यही हमारा उत्तर हो जाएगा c बराबर a, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, मूलों का गुणनफल होता है c/a और क्योंकि मूलों में बता रखा था पहला मूल अगर m है तो दूसरा मूल उसका व्युत्क्रम है 1/m है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो घन हैं, दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है 27:64 दिया है, इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घनों का आयतन अगर दिया है तो घनों की भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो घनों की भुजाओं का अनुपात, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका आप ले लीजिए क्यूब रूट ले लीजिए। क्यों, क्योंकि जो घन का आयतन होता है वो भुजा की घात 3 होता है। तो भुजा निकालेंगे तो a बराबर इसका घनमूल लेना पड़ेगा, तो जो इसकी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा वो 3:4 आ जाएगा। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, और घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। यानी 6 तो कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, दो है ना घन, दो घन, तो 6 तो कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, यानी भुजा स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो बस कुछ मत करिए, इसका वर्ग कर दीजिए 9 और 4 चौको 16 और यही आपका आंसर हो जाएगा 9:16 उनके इसका संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्या बताया जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण abx², क्या समीकरण है, यदि समीकरण abx², इधर नोट कर लेते हैं इसको, ab, देखिए abx² बराबर a² प्लस b, अच्छा इसको देखिए जरा सिंपल कर लें तो कोई दिक्कत है। देखो इधर abx² ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, abx² बराबर ये क्या लिखा है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दें,
और इधर क्या करें, इसको इधर इसमें x अंदर भी चला दें तो x और माइनस, और यही चीज एक में गुणा होगा तो यही हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब कह रहा कि मूलों का व्युत्क्रमों का योग, के मूलों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यही तो पूछ रहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो फिर से हम वही कहेंगे कि पहले हम मूल निकाल लेते हैं। तो यहां देखिए मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, योगफल यही होता है। माइनस बी एक्स की वैल्यू, अच्छा इसको हम इधर नहीं लाए। देखिए एक चीज और बता दें, हाँ ये चीज थोड़ी सी यहाँ ध्यान देना, क्या करें इसके लिए हम, ये चीज आप अभी ध्यान देना, यहाँ ये हम इधर भी ले आए माइनस के, हो जाएगा तभी तो बराबर 0 किया, तो यहाँ कौन सा चिन्ह हो जाएगा माइनस। अभी फॉर्मूला कैसा बन गया, देखिए वही बन गया है ना जो ए एक्स स्क्वायर, देखिए ये फॉर्मूला बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जो सॉरी जो समीकरण बना है प्लस सी बराबर 0। ये जो आइडियल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी फॉर्म में है। देखिए ए की जगह ए बी है और बी की जगह क्या है माइनस ए बी, और सी की जगह ये बराबर 0, तो ये आइडियल फार्मूला बन गया। अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की जगह कितना है माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए फिर माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए, और ए का मान कितना है ए बी, ये क्या हो गया मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। अब सी का मान कितना है, देखिए सी का मान है, और ये वाला ये देखिए फिर से चिन्ह यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये जब अंदर जाएगा और जब इधर आएगा तो ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा ना, जीरो के इस तरफ लाए, बराबर की तरफ लाए, जीरो को उस तरफ किया, तो ये कितना हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी का मान कितना था ए बी, और ये इसका क्या था देखिए वर्ग था, तो सी का मान वर्ग, ये सी का मान हो गया। अब कह रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लगाते हैं। मूलों का व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको जरा सही कर लीजिए, अल्फा बीटा, ऊपर क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा। अब इनके मान लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहां पर हम पहले निकाल चुके थे, क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी। तब ये दोनों चीजें आपस में कट जाएंगी और आपका जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ना समझिए कि हमेशा जो क्वेश्चन है वो हमेशा सिंपल आएंगे, कुछ चीजें हैं जो आपको कैलकुलेटिव भी लगेगी, सोचना भी पड़ेगा तभी हो पाएंगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना निकल रहा है 1 निकल रहा है। देखिए मैथ की बहुत ही अच्छी चैप्टर वाइज सीरीज शुरू हो चुकी है नंबर सिस्टम से, उसको आप देखिए। सीडीपी के 4 से 5 क्लासेस चैप्टर वाइज शुरू हो गए हैं, मनोविज्ञान से और शिक्षा मनोविज्ञान से लेकर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय आपको करा दिए गए हैं पूरे। अब इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा अधिगम, तो वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है और लगभग 10 से 11 क्लासेज हो चुकी हैं रेगुलर, मतलब चैप्टर वाइज वो आपकी पर्यावरण की हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें आपको चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, और जो आपकी कल और परसों से जो रेगुलर हिंदी की हैं अदर क्लासेज हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत अच्छे से हम लोग विद इन 3 मंथ्स हम लोग सिलेबस को कवर कर लेंगे, ताकि दिसंबर में सिलेबस कवर हो जाए और जनवरी पूरी प्रैक्टिस और मॉडल सेट में जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छी रणनीति है, कहीं भी आप पढ़िए, परचेज करके पढ़िए, पढ़ते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तैयारी को जो बूस्ट आपको देना है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। यहाँ पर आपको प्राइमरी प्लस जूनियर के लिए बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। साइंस की क्लासेस भी आपको 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमसे, जुड़ जाइए तैयारी में। देखिए नेक्स्ट क्या है, यदि दिया है यदि दिया है क्या है
2 - √3, ये x बराबर है, यहाँ लिखा नहीं, x बराबर दिया है 2 - √3 की पावर -1। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले आपको ऐसे ही देख लो, 2 - √3 की पावर -1 अगर है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये लिखा है 1/2 - √3। अब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 + √3 हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, 2 + √3 हो जाएगा। तो ये तो a - b a + b है, a² - b² होके खत्म हो जाएगा। भाई 4 - 3 करोगे तो 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो हम सिर्फ लिखे दे रहे हैं आपके सामने। हमारे लिए जो बचेगा वो x का मान बचेगा, क्या बचेगा, 2 + √3। बस ये आप याद रखना। अब हम लोग आते हैं इधर, क्या है, x³ - 2x² - 7x + 5 का मान क्या होगा। तो यहाँ से x² हम क्या ले लेते हैं, कॉमन। इधर क्या बचेगा, x - 2, इधर -7x + 5। ठीक है, उसको वैसे ही रहने दीजिए जैसा वो लिखा है। इधर फिर से देखते हैं x²। अब आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, देखना जरा, अभी यहीं पर आपको दिखा देते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² 4 + b² 3 + 2ab, 2 यानी 2 दूना 4 √3, 4 √3, ये सही है ना, 2ab, 2 √3 और 2 है तो 4 √3 हो जाएगा। ये तो बाहर हो गया, अंदर क्या रहेगा, x का मान रखिए, 2 + √3 - 2 -7। अब इसका मान रखिए, 2 + √3 प्लस, ये हो जाएगा 7 से पहले, और +5, है ना, +5। ठीक है, अब देखिए इधर फिर से, 4 3 7, 7 + 4 √3। अब इसमें देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इधर क्या आएगा, √3 आएगा, माइनस ये कितना रहेगा, 7 दूनी 14, और -7 √3, और प्लस के 5 तो चल ही रहे थे। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 √3, अंदर चला दीजिए इस √3 को, 7 √3 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए √3 √3 3 हो जाएगा, और 4 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, -14 -7 √3 प्लस 5। भाई कैलकुलेशन है वो हमें करना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते हैं। बराबर, देखिए -2 प्लस के 12 माइनस के 14 -2, और ये 5 है प्लस के, तो कितना बचेगा, 3, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो ये थोड़ा सा कैसा था, कैलकुलेशन बेस्ड था, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 10⁻³ a + a एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसी है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो a में कम से कम कितने अंक होंगे, ये पूछ रहा है। देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछा है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 10⁻³ और +1 बचेगा, यही तो बचेगा, a इधर से भी चला जाएगा, इधर से भी चला जाएगा। अब फिर से देखिए a, अब ये कितना हो जाएगा, 1000, और ये एक और जुड़ेगा उसमें, तो 1001 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1001। ठीक है, अब देखिए क्या हम कर सकते हैं, 1001 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब एक ही जगह हम क्या, ऊपर लिखा क्या है, यदि इतने में एक पूर्ण वर्ग संख्या, और ये जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो ए कम से कम कितने अंक होंगे ए में, एक ही जगह हम कौन सी संख्या रखें, ए में कितने अंक होंगे। तो देखिए 1001 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन जब आप इसके गुणनखंड काटोगे तो ये किससे कटेगा जाके, ये कटेगा 7 से, 11 और 13, इनका ये गुणनफल है, किसका है, 7 गहरे 13 का। अब 11 से काटिए और आराम से ये कट जाएगा। तब आप देखेंगे कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको एक 7, एक 11 और एक 13 का गुणा करना पड़ेगा, यानी आपको 1001 का ही गुणा करना पड़ेगा, और आपको वो किसकी जगह रखना पड़ेगा, एक ही जगह पर। भाई गुणा करने का मतलब एक ही जगह पर रखना पड़ेगा। तब इसमें कितने अंक हुए, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारी जो ए में अंक हो जाएंगे वो कितने अंक की संख्या हो जाएगी, 4 अंक की संख्या हो जाएगी, और यही वो हमसे पूछ रहा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, x बराबर 1 है, y बराबर भी 1 है, रेखाएं, तो प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अगर इस तरह से आप इसमें करेंगे, ये y अक्ष है, ये x है, तो यहाँ पर इसका जो मान निकलेगा x और y का, तो 1:1 निकलेगा, और एक दोनों का मान एक ही एक होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य दो धनात्मक संख्याओं का
समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 और 3 है। तो दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, x प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना दिया है 5। तो यहाँ पर क्या निकल आएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है उनका गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, रूट x इंटू वाई बराबर कितना है 3। तब क्या हम कर सकते हैं, x इंटू वाई बराबर 9 कर सकते हैं। ये समीकरण नंबर है 2। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप बाई ऑप्शन इसको सॉल्व कर दीजिए। बाई ऑप्शन में दो ऐसी संख्याएं उठाइए जिनका योगफल 10 हो। तो यहाँ पर दो ऐसी संख्याएं, केवल दो ऐसी संख्याएं उठाइए जिनका योगफल कैसा हो 10 हो। 6 4 10, 6 चौक 24। यहाँ पर तो ऑप्शन ही सभी गलत हैं, यहाँ सभी ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगी 9 और एक हो जाएगी 1, 9 एकम 9, और यहाँ पर 9 और प्लस 1 बराबर 10, यानी 9 और 1 इसके ऑप्शन होंगे, 9 और 1, तो यही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई बराबर 2x है। x प्लस वाई बराबर 2x है, तो x अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो आसान रहेगा वो ये रहेगा, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्यों, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा यहां पर खत्म होगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, तब जाके सॉल्व होगा। और आपको लगने लगेगा कि बीच में ही छोड़ दो, अगर एक भी स्टेप आपसे गड़बड़ हो गई तो आप इसको बीच में ही छोड़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि लग नहीं सकता, लग जाएगा, लेकिन दिक्कतें आएगी आपको। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या करें, हम x और y के ऐसे मान रख दें कि ये कंडीशन आपस में कैसी हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ये कंडीशन आपस में कैसी हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। देखिए अगर हम x बराबर 4 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, तो z बराबर 3 रखने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखिए कैसे, अगर x बराबर 4 रखा प्लस y बराबर 2 रखा, दो में गुणे, ये z है, ठीक है, ये z है, तो z की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो गया, 4 2 6, 3 दूनी 6, सेटिस्फाई हो रही है। बस यही मान ऊपर लगा दीजिए। तो कितना था, x बटे x मतलब 4 बटे और x माइनस जेड, तो 4 माइनस 3 और प्लस z मतलब 3 और बटे y माइनस जेड, y का मान कितना था 2 माइनस जेड का मान -3। अब इसको देखिए जरा, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस, अब ये देखिए -1 बचेगा यहाँ पर, -1 ऊपर, तो ये प्लस नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1, और यही हमारा आंसर होगा 1। यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दिए, 1 ही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक छाता दो विभिन्न रंगों के 10 त्रिभुजाकार कपड़ों के टुकड़ों को सिलकर बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े का माप जो दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। अगर एक टुकड़ा हम कोई भी ले लें, सपोज करो ये वाला टुकड़ा ले रहे हैं, काला वाला, तो इसमें ये 50 है, ये 50 है, और ये कितना है 20 है। ठीक है, ये 20 है। तो छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने टुकड़ों की, छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के कितने टुकड़ों की आवश्यकता है, नहीं टुकड़ों की आवश्यकता नहीं पूछ रहा है, कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता है। यहाँ जो दिया है आंसर वो क्षेत्रफल दिया है, कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता है। आप ये समझिए जो हम आपको बताएं इस डायग्राम से, ये छाता है, इसमें दो तरह के कलर है, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। तो वो 10 ऐसे खंड हैं, तो 10 में 5 होंगे किसके, ब्लैक के, और 5 होंगे व्हाइट के। उसने इसकी माप भी दे दी है, इसकी माप है 50 और ये भी है 50 और ये है 20। अब वो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर एक कलर का कितना कपड़ा लगा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एक का क्षेत्रफल निकालना होगा। एक का क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, ये त्रिभुज कैसा बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है विषमबाहु, और विषमबाहु के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके लिए आपको यश निकालना पड़ेगा। यश कितना होता है, तीनों भुजाओं का योग। ऐसे या तो लिख दें पहले a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a प्लस बी क्या करेंगे, 50 50 100 और 120, 120 बटे 2 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 60। तब क्षेत्रफल क्या आएगा, एक टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये होता है बराबर s का मान कितना है, s का मान 60 है, गुणे s माइनस ए कितना हो जाएगा, 60 माइनस 50 तो 10 हो जाएगा, फिर s माइनस बी 60 माइनस 50 ये भी 10 हो जाएगा, गुणे और इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तब यहाँ से देखिए वर्गमूल
इन दो 10 में एक 10 बाहर ले लीजिए, गुणे 6 चौक 24, 100 में क्या ले लें बाहर, 100, 24 अंदर रहने दें, 100 बाहर ले लें, यानी एक 10 और बाहर आ जाएगा। फिर 24 से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, तो अंदर हमें कितना बन जाएगा, 6 बच जाएगा। तो ये कितना हो गया, 200 रूट 6, कितना हो जाएगा, 200 रूट 6। अब वो कह रहा है एक कलर के कितना क्षेत्रफल होगा, तो 200 में रूट 6 में गुणा कर दीजिए 5 का, तो 1000 रूट 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1000 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर किसी भी कपड़े का, मतलब चाहे व्हाइट का मान लो चाहे ब्लैक का मान लो, क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू तथा 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 15 क्यू का महत्तम समापवर्तक अगर x माइनस 3 हो तो उस कंडीशन में p और q के मान क्या होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू में क्या रख सकते हैं, x बराबर 3 रख सकते हैं। जब 3 का मान लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए 3 त्रिका 9 प्लस 3p माइनस क्यू बराबर 0 हो जाएगा ये। और इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं इसको। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 और एक्स स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9, 9 पना 45 माइनस 3 और 3 त्रिका 9 माइनस 15 क्यू। ठीक है, माइनस 15 क्यू, इसमें पी तो है ही नहीं शायद, हाँ नहीं है, बराबर 0। एक सेकेंड, p माइनस क्यू, क्या यहाँ पर सवाल गलत लिखा है शायद, x तो कर दिया, p नहीं किया इसमें इन्होंने, p नहीं किया है, ये क्वेश्चन कहीं से मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, चलिए छोड़िए इसको, नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये कह रहा है क्वेश्चन, समीकरण y बराबर 7x माइनस 2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये जो समीकरण है y बराबर 7x माइनस 2, इसमें आप अगर x का मान 0 रखते हो, इफ यू पुट x इज इक्वल टू 0 देन यू गेट 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 2/7। अगर आप y बराबर 1 रखते हो तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए 7x माइनस 2 बराबर 1, तो फिर क्या हो जाएगा 7x बराबर 3, तो इधर x बराबर क्या हो जाएगा 3/7। यानी कि जितने ही मान आप बढ़ाते चले जाओगे, चाहे x का कुछ भी मान रखो चाहे y का कुछ भी मान रखो, इसी तरह से आपको अलग अलग मान मिलते चले जाएंगे। तो इसके कैसे हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे जाके। ठीक है, तो ये जाएगा अनंत हल में। इधर देखिए कौन सा क्वेश्चन बच रहा है, ये देखिए क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या है, कॉस इसको लिख सकते हैं 135 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 इंटू साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30, 210 को लिख सकते हैं ना 180 प्लस 30 इंटू कॉस 90 प्लस को क्या लिख सकते हैं 60। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इधर देखिए साइन, इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90 और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 45। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए अब क्या होगा, गुणे में है ये। ठीक है, अब क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन और कितना हो जाएगा 45 माइनस साइन 45 इंटू साइन 180 प्लस 30, तो साइन 180 थर्ड में जाएगा ये जाके, तो कितना हो जाएगा साइन माइनस साइन कितना हो जाएगा 30, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन, तो साइन माइनस साइन, इसको ऐसे लिखिए माइनस लगाइए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन 180 प्लस 90, तो ये कितना हो जाएगा साइन 180 प्लस 90, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 रहेगा ये। इसके अलावा इधर देखिए मतलब माइनस लग जाएगा, इधर देखिए कॉस 360 माइनस 45, तो ये हो जाएगा कॉस 45। ठीक है, प्लस का ही रहेगा, फोर्थ में कॉस प्लस रहता है, सेकेंड में, फर्स्ट में दोनों प्लस रहते हैं, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं। इधर देखिए अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, साइन, इधर देखिए
साइन 45 का मान कॉस 45 का मान एक ही होता है, कट जाएगा। साइन 90 का मान एक होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। हमारे सामने बचेगा क्या, साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और बचेगा साइन 60। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये मान जो आ जाएगा √3/4 आ जाएगा और यही हमारा उत्तर होगा √3/4। ठीक है। तो इस तरह से जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां पर देखेंगे हम लोग कि ये मान कैसे बदलते हैं। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन और है, देखिए 49 की पावर 15, 49 की पावर 15 -1 है। इसको सरल करना है, क्वेश्चन काफी पूछा जाता है आपका संख्या पद्धति से ही संबंधित, मान लो किसी से भी मान लो, चाहे घातांक से मान लो। इसको हम कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब भी घात कैसी हो, जब भी घात विषम हो तो उसे 3 मानो, और जब सम हो तो 15 लगी हो, 47 लगी हो, घात कुछ भी लगी हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर विषम घात है तो 3 है। देखिए मैथ के जब 30 क्वेश्चन होते हैं तो आपके साथ इस तरह का इंटरेक्शन कम हो पाता है, क्योंकि अगर से ज्यादा बात करेंगे तो फिर 1.5 घंटे का क्लास चला जाएगा। इसीलिए उसको बस लगाए रहते हैं बोर्ड की तरफ देख करके। तो आप ऐसा मत समझना कि वन वे कम्युनिकेशन है, मुंह से बोलते रहते हैं, बट आपकी तरफ इंटरेक्शन कम हो पाता है मैथ के पोर्शन में, क्योंकि 30 क्वेश्चन काफी हो जाते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ए क्यूब, यहाँ पर इसको क्या माने, 49 की अगर आप क्यूब मानेंगे और 1 को भी क्यूब मान लीजिए तो ये क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी। यानी ये ए माइनस बी से तो कटेगा ही कटेगा, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 49 -1 यानी 48। और जब वो संख्या 48 से कटेगी तो 48 है और 8 भी कटेगी, यानी 2 से वो कटेगी संख्या। ठीक है, इस तरह से। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक्स लेस और ग्रेटर, सॉरी लेस और इक्वल टू एक्स, सॉरी 0 लेस और इक्वल टू 0, हमें कम दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ा धुंधला है। और x जो है वो लेस और इक्वल टू 5 तथा 5 लेस और इक्वल y, और y जो है वो लेस और इक्वल 10 हो, तो तब x अपॉन y का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए x और y अधिकतम कब होगा, जब x बड़ा हो मतलब ज्यादा हो और y कैसा हो, छोटा हो, क्योंकि y से भाग लग रहा है। तब यहां पर हम क्या रखें, देखिए x बड़ा कैसे करेंगे भाई, x यहां पर कितना कर सकते हैं, लेस और इक्वल, तो हम x को क्या मान सकते हैं, 5 ही तो मान सकते हैं, या तो छोटा हो या 5 के बराबर हो, तो 5 ही मान लो, हम कह रहे बराबर ही हम मान रहे हैं। अब y के बारे में क्या कह रहा है, छोटा मानना है, तो इधर देखिए y को हम या तो 5 के बराबर माने या 5 से बड़ा हो जाएगा y, तो इसको भी y को भी हम क्या मान लें, 5 ही मान लें, क्योंकि उससे छोटा मान भी तो नहीं सकते हैं ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5/5, यानी कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है। तो यहां पर आपने देखा ये 30 क्वेश्चन थे जिसमें सभी चीजें थी, लगभग ऐसा कुछ भी मैथ का कोई चैप्टर पोर्शन नहीं छूटा था गणित का जो ना पूछा गया हो। तो आपको मैथ के लिए अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी, अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने हैं, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस भी बहुत वाइड पूछते हैं, वो साइंस भी इतना ईजी नहीं पूछते हैं। तो चलिए फिलहाल हम आपके लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कमर कस ली है, चैप्टर वाइज शुरू कर दिया है, आपको प्रैक्टिस मिलेगी, चैप्टर मिलेंगे, PYQs मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। आप हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।